मैं भगवती पाठक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सरोसा भरोसा लखनऊ से। बच्चों, मैं आज आपको मानव विकास के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप पहले भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं खंड का में, तो मानव विकास जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट होता है कि मनुष्य का विकास। जिस देश में मनुष्य का जितना ज़्यादा विकास होगा वो देश उतनी ही अधिक प्रगति करेगा और उसका आर्थिक ढांचा भी उतना ही सुदृढ़ होगा। अब प्रश्न उठता है कि मानव का विकास क्या है। तो मानव विकास मतलब है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। मनुष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार सभी मामलों में उसका पर्याप्त विकास हो और उसके लिए जो उससे अनुकूल अवसर हों, उन अवसरों पे सबकी पहुंच एक समान हो, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है कि मानव विकास क्या है। व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अवसरों की स्वतंत्रता भी उसमें शामिल हो। उससे क्या होगा कि व्यक्ति दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन, जब व्यक्ति निरोग रहेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं से प्राप्त होंगी तो दीर्घ और स्वस्थ जीवन को प्राप्त करेगा। और जब व्यक्ति शिक्षित होगा, साक्षर होगा, तो उसका जीवन स्तर उच्च होगा। तो दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर, ये दो मुख्यतः मानव विकास के विकल्प हैं। इन विकल्पों को चुनकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और इससे वो मानव विकास की यही मतलब स्वस्थ जीवन और शिक्षा और उच्च जीवन स्तर, इन दो विकल्पों को बढ़ाने पर ही मानव विकास की प्रक्रिया बढ़ेगी। अब प्रश्न उठता है मानव विकास के कौन कौन से स्तंभ हैं। तो जिस तरह कोई भी मकान या इमारत तभी सुदृढ़ होगी जबकि उसके खंभे या स्तंभ बहुत मजबूत होंगे, इसी तरह मानव विकास के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिनका विकास करने पर ही मनुष्य का अच्छी तरीके से विकास होगा। तो वो 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए जितने भी अनुकूल अवसर हैं, उन अवसरों के लिए विकल्प चुनने की समाज में पूर्णतया स्वतंत्रता हो। तो उसके संग किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो जाति, लिंग, आयु, अमीर गरीब, ऊंच नीच, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के संग किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सबके संग समानता हो। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का तात्पर्य है कि जितने भी उपलब्ध हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, व्यक्ति जब साक्षर होगा तो वो उन सब का उसी हिसाब से उपयोग करेगा ताकि वो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। जैसे कि व्यक्ति साक्षर होने पे पता लगाता है कि पेट्रोल कैसे निकाला जाता है या पानी का किस तरह उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें अगर अंधाधुंध इनका दोहन किया जाए, ये जल्दी समाप्त हो जाएंगी, फिर आने वाली पीढ़ी के लिए ये कुछ भी नहीं बचेंगी। जैसा कि अभी लोग कहते भी हैं कि कुछ समय बाद जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही, भूमि का जल स्तर गिरता जा रहा है। तो सतत पोषणीयता का ये तात्पर्य, जब व्यक्ति साक्षर होगा तो वो इन सब चीजों का उतना ही उपयोग करेगा जितना उसकी आवश्यकता है और साथ ही भविष्य के लिए भी उसको सुरक्षित रखेगा। तीसरा है उत्पादकता। व्यक्ति जब साक्षर होगा, स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, तो उत्पादकता से मतलब है श्रम से, तो उसमें श्रम करने की क्षमता ज्यादा होगा। वो अपने स्किल के हिसाब से या उसकी जो क्षमता है उस हिसाब से वो अपने रोजगार का चयन करेगा और उस तरीके से उत्पादकता करके वो देश की उन्नति में, वो अपनी स्वयं की उन्नति में भागीदार होगा। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति सभी तरह से सशक्त हो, समाज में होने वाले ऊंच नीच, अमीर गरीब, किसी तरह का कोई भेदभाव उसमें ना हो। अगर हर व्यक्ति सशक्त नहीं होगा तो जो सबल हैं वो सबल ही होंगे और निर्बल हमेशा निर्बल ही रहेगा। अमीर अमीर ही होते जाएंगे और गरीब व्यक्ति गरीब ही रहेगा। तो समाज में किसी भी तरह का
भेदभाव ना हो और हर तरीके सामाजिक स्थिति से हर व्यक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, ये तो थे मानव विकास के 4 स्तंभ जिसके आधार पे मनुष्य का विकास होता है। अब प्रश्न उठता है, मानव विकास के कौन से उपागम है, मतलब स्तंभ तो हैं, अब उनको किस तरीके का विकल्प दिए जाए, क्या सुविधाएं दी जाए जिससे व्यक्ति का पूरा विकास हो। तो वो उपागम में पहला है आय उपागम। प्रत्येक व्यक्ति का आय का स्तर ऊंचा होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर चीज पैसे से ही खरीदी जा सकती है। आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तभी पढ़ सकते हैं अच्छे स्कूलों में जब आपके माता पिता के पास बहुत अधिक फीस देने के लिए पैसा उपलब्ध हो, अन्यथा आप साधारण स्कूलों में पढ़ते हैं। इसी तरीके से महंगी चीजें आप तभी खरीद ले सकते हैं जब आपके पास पैसा हो। तो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उसको आय के मतलब वो किस जीविका के किस स्तर को पहुंच सकता है या किस स्तर पे वो जा सकता है जिससे कि वो अपने आय में बढ़ोतरी कर सके। तो सबसे पहले हर व्यक्ति के समाज में हर व्यक्ति के आय का स्तर ऊंचा होना चाहिए। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम में है व्यक्ति की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं जिसके द्वारा वो स्वस्थ रहेगा, जिससे उसका कल्याण हो सकता है, जैसे है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा है। ऐसे जो लाभकारी विकल्प जिससे कि व्यक्ति का कल्याण हो सकता है उसे कहते हैं कल्याण उपागम। उसके बाद तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकताओं में है जो व्यक्ति जिसके बिना जीवित नहीं रह सकता या उसको जीवित रहने के लिए उन वस्तुओं की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता। तो जब व्यक्ति को ये आधारभूत आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति होगी तो व्यक्ति स्वयं ही उसका विकास हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा है, जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो अपने भले बुरे को नहीं सोच सकता है, वो ये नहीं सोच सकता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो व्यक्ति का सबसे पहला शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित होने के बाद उसे स्वस्थ रहना भी आवश्यक है क्योंकि वो किसी प्रकार की बीमारी आदि से मुक्त रहे, तभी वो और आगे का अपना कल्याण कर सकता है। उसके बाद है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य अलग अलग होती है। आप लोग भी बच्चों पढ़ते हो, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। तो हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। साथ ही कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कुछ आर्ट में बहुत अच्छे हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ बागवानी में अच्छे हैं। तो हर व्यक्ति के शौक भी अलग अलग होते हैं। तो उनकी क्षमता जिस भी चीज में है, उनकी रुचि उनकी क्षमता जिस चीज में है उस हिसाब से जो संसाधन उनको उपलब्ध होने चाहिए और हर संसाधनों पे पहुंचने के लिए उनके विकल्प खुले होने चाहिए। इससे व्यक्ति की क्षमता अनुसार उसे रोजगार मिलेगा और वो अपनी उन्नति कर सकेगा। तो ये 4 मानव विकास के उपागम है। पहले मैंने बताया आपको मानव विकास के 4 स्तंभ हैं जिस पे पूरा मानव विकास टिका होता है। उसके बाद मानव विकास के 4 उपागम है कि किन किन उपागमों के द्वारा मानव का विकास होता है। ये तो बच्चों हुआ मानव विकास के स्तंभ और मानव विकास के उपागम। अब आपको जो आज पढ़ना है, जो आपका मुख्यतः आज आपका पाठ है पढ़ने का, वो है भारत में मानव विकास का सूचकांक। बच्चों, मैं आपको अब भारत में मानव विकास के सूचकांक के बारे में बता रही हूँ। सूचकांक का मतलब है आंकड़े या डेटा, कि किस प्रकार आंकड़े इकट्ठे करके ये पता लगाया जाता है कि कौन सा देश किस स्तर पे खड़ा है। तो बच्चों, विश्व के 188 देश हैं जिसमें से कि भारत का नंबर 131वां है मानव विकास सूचकांक के आधार पर, और एनसीईआरटी के आधार पे उसका नंबर 134वां है। तो जो मानव विकास योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केरल सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक को दर्शाता है और छत्तीसगढ़ में सबसे निम्न मानव विकास सूचकांक है। तो प्रश्न ये उठता है कि मानव विकास
सूचकांक का पता कैसे लगता है? कैसे ये पता लगता है कि हमारा देश या हमारे देश के अंदर जो राज्य हैं वो मानव विकास के किस स्थान पर खड़े हैं या किस पावदान पे हैं? तो उसको पता लगाने के लिए उसके कुछ सूचक हैं। जैसे 3 सूचक है। पहला है आर्थिक उपलब्धि सूचक, दूसरा है स्वस्थ जीवन सूचक, तीसरा है सामाजिक सशक्तिकरण सूचक। तो आर्थिक उपलब्धि से जैसा बच्चों आपको नाम से ही पता लग रहा है, अर्थ से संबंध है, जिसका मतलब है धन, कि जिस राज्य में या जिस देश में जितना अधिक धन आएगा वो राज्य उतना ही सुदृढ़ होगा। अब धन कहाँ से आएगा? धन तभी आएगा जब वहाँ का व्यक्ति शिक्षित होगा, साक्षर होगा और रोजगार युक्त होगा। तो वो अपने लिए अपनी क्षमता के अनुसार उपयुक्त संसाधनों और विकल्पों को प्राप्त कर उसका चयन करके अपने लिए अच्छा से अच्छा जीवन स्तर प्राप्त कर सकता है। तो उस आर्थिक उपलब्धि में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब राज्य बहुत उन्नति स्थान पे है, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है। और जब प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो व्यक्ति अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए, जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए खर्च भी अधिक करता है। और उसके विपरीत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय करीब 2000 रुपये के लगभग है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन उपार्जन करता है। तो इस तरीके से अगर कुल मिला के देखा जाए तो भारत के उत्तरी भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है और उनका जीवन स्तर भी बहुत ऊंचा नहीं है। दूसरा सूचक है सूचकांक का स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन से जैसा कि आप खुद ही समझते हैं कि जब व्यक्ति, आप स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई अच्छी करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे आपको अच्छी तरह पढ़ाएंगे। इसी प्रकार जिस राज्य या जिस देश के मानव स्वस्थ रहेंगे तो अपने कार्य को उतनी ही कुशलता से करेंगे। तो स्वस्थ जीवन के लिए क्या होना चाहिए कि बीमारियों से रहित होना चाहिए, व्यक्ति को निरोग हो, दीर्घ जीवन हो उसका, और उसके साथ साथ उसको सभी प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं आदि भी प्राप्त हो। नगरों में तो ये सब चिकित्सीय सुविधाएं आदि फिर भी प्राप्त है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। फिर आपका आता है सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है वो समाज पूर्ण रूप से सशक्त हो। तो सशक्त कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति शिक्षित होगा, क्योंकि कहा गया है कि शिक्षित जब होगा वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। जब उसे ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, जो हमें कैसे प्राप्त होगा? शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। और शिक्षा के लिए हमें बहुत अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है, ज्ञान अर्जन करना पड़ता है। तब हमें ये समझ में आता है कि हम अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपने विकास के लिए किन किन विकल्पों का चयन कर सकते हैं, कि हमारे लिए हम कौन से रोजगार में जा सकते हैं, या हमारा भविष्य किस में ज्यादा सुरक्षित है, किससे हम आय अधिक कर सकते हैं, किससे हम अपने जीवन स्तर को और अधिक ऊंचा उठा सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है जबकि हम शिक्षित हैं, साक्षर हों। तो साक्षरता के मामले में भी हमारे यहाँ केरल राज्य की साक्षरता सबसे अच्छी है। केरल के साथ साथ गोवा, मिजोरम आदि में भी साक्षरता प्रतिशत अच्छा है। इसीलिए इन सब राज्यों ने उन्नति की है और ये विकास के मामले में आगे हैं। और बाकी सब राज्यों में साक्षरता में विषमता पाई जाती है। उससे क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पर SC, ST मजदूरों आदि की शिक्षा भी बहुत कम है और शिक्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ भूखमरी, गरीबी, बंधुआ मजदूरी तथा अनेक तरह की असमानताएं आज भी पाई जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि हर देश के व्यक्तियों को पूर्ण रूपेण शिक्षित होना आवश्यक है। जब वो शिक्षित होंगे तभी देश का विकास होगा और निरक्षरता से मुक्ति मिलेगी। निरक्षरता से मुक्ति मिलने पे ही साक्षरता ही जीवन की कुंजी है। अब बेटा देखिए, आपको हमने अभी बताया
भारत में मानव विकास के सूचकांक के सूचक, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो 3 है: आर्थिक उपलब्धि, स्वस्थ जीवन सूचक, सामाजिक सशक्तिकरण सूचक। अब मैं आपको बताऊंगी भारत में मानव विकास सूचकांक के कारक, मतलब भारत में जो मानव विकास के आंकड़े या डेटा इकट्ठा किया जाता है वो किन किन कारकों से उसका पता लगता है कि मानव विकास किस स्तर पे पहुंचे है। तो देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि सबसे मेन चीज है शिक्षा, और दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है संसाधनों तक व्यक्ति की पहुंच। तो जिस देश में मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संसाधनों तक पहुंच होगी, उसी देश में मानव का सबसे ज्यादा विकास होगा, और वही देश या राज्य मानव विकास के आंकड़े में नंबर 1 का स्थान प्राप्त करेगा। तो भारत में मानव विकास सूचकांक को प्रकट करने के लिए केरल में शिक्षा सबसे ज्यादा है, रोजगार ज्यादा है, वहां व्यक्ति स्वस्थ है, तो पहले नंबर पे केरल राज्य आता है, और फिर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गोवा हैं जो कि उच्च मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति के पास रोजगार है। रोजगार तभी है क्योंकि वो शिक्षित हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। इसके विपरीत बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित भारत में 23 और राज्य हैं जो कि मानव विकास की निम्नता के सूचक हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम मानव विकास कैसे करें। अगर हमें मनुष्य का विकास करना है तो हमें शिक्षा के संसाधनों को बढ़ाना होगा, स्वास्थ्य के संसाधनों को बढ़ाना होगा, साथ ही साथ व्यक्ति के रोजगार के लिए उसे उपयुक्त अवसरों को प्रदान करना होगा, समाज की स्थिति अच्छी करनी होगी जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, और उस व्यक्ति के विकास के साथ साथ वो अपने समाज, राज्य और राष्ट्र का भी विकास कर सके। तो इन मानव विकास को सूचित करने वाले जो कारक हैं वो 4 हैं। पहला है ऐतिहासिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सामाजिक समस्याएं और राजनीतिक कारक। ऐतिहासिक कारक में आता है उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में आता है मानवाधिकार का उल्लंघन, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव, और सामाजिक समस्याओं में है अपराध, युद्ध, आतंकवाद, अमीरों का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कहीं जमींदारी प्रथा है, या कहीं पे बहुत सबल लोग हैं, या अमीर एक गुट बहुत अमीर है तो वो गरीबों को बहुत प्रताड़ित करता है, वहाँ बधुआ मजदूरी करवाई जाती है, और अमीर अपने संसाधनों को प्राप्त करते हुए अमीर होता जाता है और गरीब निरंतर गरीब ही रहता है। तो इस तरीके से समाज में तो अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, वो भी सामाजिक समस्याएं मानव विकास में परेशानी पैदा करती है। फिर है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में है कुछ राज्य अपनी भौगोलिक, प्रादेशिक या किसी भी तरीके से विकास करते रहते हैं, और कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं जो पिछड़ी ही स्थिति में रहते हैं। तो इस प्रकार अभी ये पता लगा आपको कि भारत में मानव विकास के जो आंकड़े या सूचकांक या डेटा के क्या कारक हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था मानव विकास सूचकांक के सूचक कौन से हैं और मानव विकास सूचकांक के क्या क्या कारक हैं। अब बच्चों, इसमें एक प्रश्न ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में मानव विकास सूचकांक की दर अधिक क्यों है, या उत्तर भारत के राज्य मानव विकास सूचकांक में पिछड़े हुए क्यों हैं। तो उसका सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या का अधिक होना तथा उनको रोजगार ना मिलना, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त न होना। जैसा कि अभी इसका हल्का सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो आप देखिए कुछ समय से अधिकतर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन जगहों से प्रवासी मजदूर
सब अपने अपने राज्यों को लौट रहे हैं, जिनमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल आदि, जहां मजदूर वापस लौट रहे हैं। तो उनकी इतनी अधिक संख्या में वापसी से ये एहसास होता है, ये पता लग रहा हम लोग को कि मतलब इन राज्यों में कितनी अधिक बेरोजगारी या अशिक्षा है, जिसके कारण उनके राज्यों में खुद के अपने संसाधन नहीं है और वो अपनी रोजगार आदि के लिए अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर उन शहरों में या उन राज्यों में जा रहे हैं जहाँ की उन्हें रोजगार मिल सके। तो सबसे पहले पूरे हमारे यहाँ अगर हमें मानव विकास का सूचकांक बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपने हर राज्यों में रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, सारे संसाधनों को बढ़ाना होगा और उन संसाधनों तक व्यक्ति की पहुंच को भी बढ़ाना होगा। और सबसे मुख्य चीज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन चीजों का विकास करना होगा, क्योंकि ये 3 सीढ़ियां ही मानव विकास की सूचकांक की मुख्यतः सूचक हैं। इस तरह आपका एक प्रश्न और महत्वपूर्ण इसमें बनता है कि मानव विकास के 4 स्तंभ क्या हैं या मानव विकास के 4 उपागम क्या हैं। तो 2 ये प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको बताया। अब आप देखिए कि जनसंख्या, पर्यावरण और विकास क्या है। तो जनसंख्या आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि जनसंख्या ही मानव है। मानव और संसाधनों के बीच तालमेल बराबर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का विकास तभी होगा जब उसके संसाधनों तक पहुंच होगी। यदि संसाधनों से जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो भी उनका तालमेल बराबर नहीं रहेगा और समाज में असंतुलन पैदा होने लगेगा। तो जितने संसाधन हैं उतने तक जनसंख्या की पहुंच होना आवश्यक है। और नहीं तो क्या होगा, जहां संसाधनों की कमी होगी तो उसमें जो धनी वर्ग है वो धनी होता जाएगा, शक्तिशाली वर्ग शक्तिशाली होता जाएगा, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होता जाएगा। वो जो अमीर वर्ग है, शक्तिशाली है, धनी है, वो सारे सुख सुविधाओं का उपभोग करेगा और दूसरा वर्ग हमेशा हीन स्थिति में रहेगा और इन सब सुख सुविधाओं से वो वंचित रहेगा और उसे अपनी जीवन उपयोगी, जो जीवन के लिए बिल्कुल आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो भी प्राप्त नहीं हो पाएंगी। इसलिए जनसंख्या भी उतनी होनी चाहिए ताकि उसके लिए वो संसाधन पर्याप्त हो। और उसमें हमारे देश को ये करना चाहिए कि उसमें शिक्षा के संसाधन बढ़ाए, स्वास्थ्य के संसाधन बढ़ाए तथा जो रोजगार के संसाधन बढ़ाए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति का जन कल्याण भी हो सके और उसके लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी बढ़ाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वस्थ जल, आवास आदि से वंचित ना रहे। हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके और अपनी क्षमता के अनुसार उपयुक्त अवसरों को प्राप्त कर सके और उसमें किसी तरह का कोई उसको अपनी उन्नति करने के लिए समाज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। दूसरा है पर्यावरण। अब प्रश्न उठता है, हम विकास करते जा रहे हैं तो उससे पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि मानव जहां अपना विकास कर रहा है वो बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों को बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े औद्योगिक शहर स्थापित हो रहे हैं, कल कारखाने आदि बन रहे हैं और गांवों से शहरों में रोजगार के लिए लोग जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बस्तियां बढ़ रही हैं, मकाने बढ़ रही हैं, तो गंदी गंदी नालियां हो रही हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, मोटर गाड़ियां, इन सब से प्रदूषण हो रहा है। तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ रहा है और जहां प्रदूषण बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण खराब होगा। पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर का जो आवरण है जिससे हम जीवित रहते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जहां हम सांस लेते हैं। यदि हमारे विकास के साथ साथ हमारा पर्यावरण ही प्रदूषित हो गया तो हमें जीने के लिए जब शुद्ध वायु ही नहीं मिल पाएगी तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें मानव विकास के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और पर्यावरण भी शुद्ध रहे। फिर अगला है विकास, मतलब जनसंख्या, पर्यावरण, उसके बाद मानव का विकास।
तो मानव का जो विकास है वो गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए, गुणात्मक सुधार होना चाहिए इसके जीवन में। और गुणात्मक सुधार के लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। जब तक निरक्षरता समाज से नहीं हटेगी तब तक मानव का विकास नहीं होगा, क्योंकि निरक्षरता से मुक्ति ही मानव विकास की सबसे पहली कुंजी है। निरक्षरता हटेगी तो व्यक्ति साक्षर होगा, साक्षर होने के बाद हर व्यक्ति अपना भला बुरा सोचेगा, वो अपनी उन्नति करेगा, अपने समाज की उन्नति करेगा और अपने राज्य के करेगा, फिर अपने देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए आगे बढ़ेगा। और शिक्षित होने के बाद ही वो ये देखेगा कि हमारी शिक्षा के बाद पर्यावरण पे, संसाधनों पे या अन्य किसी चीज पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, और व्यक्ति में जो, और साथ ही साथ हमारी जो सामाजिक असमानताएं हैं, सामाजिक छुआछूत है, सामाजिक अंधविश्वास हैं, ये सब भी शिक्षा के द्वारा दूर होंगे। और जो प्रादेशिक असंतुलन है, प्रदूषण है, ये भी धीरे धीरे समाप्त होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको मानव विकास के 4 स्तंभ, उसके 4 उपागम तथा भारत में मानव विकास सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है और कौन सा राज्य सबसे निम्न स्तर पे है, और उन सूचकांक के सूचक क्या क्या हैं, और मानव विकास सूचकांक के क्या कारक हैं, और मानव विकास से जनसंख्या, पर्यावरण और विकास में क्या संबंध है, ये मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ा दिया है। अब आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ गृह कार्य देती हूँ, उन कार्य को आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। और आप इस तरीके से घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। इसके साथ मैं आपको कार्य दे रही हूँ, कार्य कीजिएगा। आपको मैं प्रश्न दे रही हूँ। पहला है, मानव विकास के सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, पंजाब। मानव विकास के सूचकांक में भारत में निम्न कोटि का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तीसरा है, मानव विकास का क्या अर्थ है? चौथा है, उत्तरी भारत में अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के कारण बताइए।